श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 4 साधना पद्धतियों का ज्ञान और विज्ञान। ऑडियो नंबर 74। पिछले ऑडियो में गुरुदेव ने हमें समझाया कि विषयों के वैराग्य में जो सुख भरा हुआ है उसका 16वां हिस्सा भी सुख संसार के व स्वर्ग के समस्त विषयों में तथा दिव्य ऐश्वर्य आदि में नहीं है। अतः इस महापाप आत्मा काम रिपु को शत्रु मानकर तुरंत मार डालो, नहीं तो यह दुष्ट तुम्हें भक्षण कर जाएगा। गुरुदेव कहते हैं कि यदि काम वासना उत्पन्न हो जाए तो तुरंत उसका गला दबा दीजिए। यह ना सोचे कि जरा इस दूषित कल्पना का और मजा ले लें, बाद में इसे दबा देंगे। एक बार इस पिशाचिनी के चंगुल में फंसे कि फंसे, इसे जैसे ही उत्पन्न हो तुरंत ही इसे खत्म कर डालिए। और इसके लिए गुरुदेव ने कई उपाय दिए हैं कि जिस समय काम वासना उत्पन्न हो तो तुरंत अपना वातावरण परिवर्तित कर लीजिए। कहीं बाहर, घर से बाहर निकल जाइए, बाजार में चले जाइए, व्यायाम कर लीजिए, कुछ सात्विक ग्रंथ पढ़ लीजिए, थोड़ा ठंडा जल पी लीजिए या मन में वैराग्य की भावनाएं लाइए आदि। गुरुदेव कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, उन्हें केवल माँ या बहन के रूप में देखना चाहिए। साथ ही गुरुदेव यह भी कहते हैं कि मन में परमात्मा के किसी एक स्वरूप का ध्यान निरंतर बनाए रखें और उस स्वरूप के गुणों पर चिंतन बनाए रखें, तो काम वासना रूपी विचार मन में जन्म ही नहीं लेगा। और इसी के साथ हमारा चौथा अध्याय पूर्ण हुआ था। चौथे अध्याय में हमने मुख्यतः यम नियम के बारे में जाना था। यम नियम में हमने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के माध्यम से यह जाना था कि कैसे व्यक्ति अपने आचरण को शुद्ध करता है। नियमों में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान के बारे में पढ़ा था, जिससे हमने यह जाना था कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति और स्थिरता को विकसित कर सकते हैं। अध्याय 4 में ही हमने संयम के महत्व को जाना था। हमने जाना था कि इंद्रिय संयम साधना का मूल है। भोगों का अंधा अनुकरण दुख देता है, जबकि संयम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाकर आत्म विकास और आनंद में बदलता है। इसके पश्चात हमने ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत विस्तार से जाना था। हमने जाना था कि ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल काम वासना का दमन नहीं, बल्कि इस ऊर्जा का परिष्कार और सही दिशा में उपयोग आवश्यक है। योग में सफलता के लिए श्रेष्ठ चरित्र, सत्कर्म, धैर्य और संकल्प की आवश्यकता है। इसीलिए सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में ना खोजें, बल्कि विचार संयम और ईश्वर स्मरण ही सच्चा आनंद देता है। अब क्रमशः आगे बढ़ते हुए अगला और आखिरी अध्याय, अध्याय 5 शुरू करते हैं। अष्टांग योग में आसनों की उपयोगिता। भारतीय योगाभ्यास का मुख्य उद्देश्य आत्मा को ऊंचा उठाना और विभिन्न साधनों द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करना कहा गया है। पर उसके 8 अंगों में से 2 ऐसे माने जाते हैं जो आध्यात्मिक के साथ ही भौतिक अर्थात शारीरिक लाभ भी प्रदान करते हैं। वे हैं आसन और प्राणायाम। आसन का सर्वप्रथम उद्देश्य तो स्थिर होकर कुछ घंटे तक बैठ सकने का अभ्यास है। दूसरा उद्देश्य शारीरिक अंगों और नस नाड़ियों का ऐसा व्यायाम करना है जिससे उनके दोष निकलकर कार्य क्षमता की वृद्धि हो सके। आसन अनेक प्रकार के हैं। हठ योग के ग्रंथों में उनकी संख्या 84 बतलाई है। यदि कुछ आसनों की विधि कठिन अथवा कम उपयोगी हो तो भी 20-25 आसन ऐसे अवश्य निकल सकते हैं जो भिन्न भिन्न अवयवों को सशक्त बनाने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी हैं। वर्तमान समय में संसार में जो व्यायाम पद्धतियां प्रचलित हैं उनसे मनुष्य की मांसपेशियां तो मजबूत बनती हैं, पर यह भी निश्चित है कि ऐसे हट्टे कट्टे अथवा पहलवान व्यक्ति भी जीवन की कठिनाइयों
और उतार चढ़ावों का मुकाबला वैसी सफलता से नहीं कर पाते जैसा कि दुबला पतला आसन और प्राणायाम का अभ्यासी। इसका कारण यही है कि पहलवान का शरीर कठोर और शक्तिशाली होने पर भी उसके भीतरी अवयव वैसे शुद्ध और स्वच्छ नहीं होते जैसे आसन प्राणायाम करने वाले के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, शारीरिक व्यायाम जहाँ केवल अंग प्रत्यंगों को ही मजबूत बनाते हैं, वहाँ आसन और प्राणायाम का अभ्यास मन और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। इससे शरीर के भीतर अनेक मर्म स्थानों और शक्ति केंद्रों को नियंत्रण में रखना संभव हो जाता है और अधिकांश कठिनाइयों, बीमारियों, दुर्घटनाओं का मानसिक प्रतिरोध द्वारा शमन करना संभव हो जाता है। हम जानते हैं कि शरीर का समस्त कारोबार स्नायु संस्थान द्वारा चलता है और प्रत्येक अंग मस्तिष्क से निकलने वाले ज्ञान तंतुओं के द्वारा ही संचालित होता है। आसन और प्राणायाम के अभ्यास का सम्मिलित प्रभाव स्नायु संस्थान पर बहुत अधिक पड़ता है। इससे आसन और प्राणायाम का अभ्यास अच्छी तरह हो जाने, उसमें सिद्ध मिल जाने पर केवल भीतरी शारीरिक अंगों को शुद्ध और सशक्त ही नहीं रखा जा सकता, वरन कितनी ही ऐसी शक्तियां भी प्राप्त की जा सकती हैं जो सामान्यतः कठिन अथवा असंभव समझी जाती हैं। श्रम और विश्राम का संतुलन। वैज्ञानिक आसन पद्धति की प्रथम विशेषता यह है कि वह जहाँ कुछ अंगों से परिश्रम कराती हैं, वहाँ कुछ अंगों को विश्राम भी देती हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए जैसी आवश्यकता काम की है, वैसी ही विश्राम की है। इसलिए आसन व्यायाम में जहाँ कुछ अंगों से व्यायाम कराया जाता है, वहाँ अन्य अंगों को शिथिलीकरण की क्रिया द्वारा आराम भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, जिन आसनों में शारीरिक अंगों पर अधिक जोर पड़ता है और थकावट उत्पन्न होती है, तो उसके बाद ही शवासन आदि का विधान बनाया गया है, जिससे थकावट उसी समय दूर होकर सामान्य स्थिति आ जाए। दूसरी विशेषता श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखना है। अन्य प्रकार के व्यायामों में मनुष्य प्राय हांफने लग जाता है, जिससे लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ती है। ऐसे लोगों को एक दिन परिश्रम करके 2 दिन आराम करने की आवश्यकता होती है, पर अंग प्रसारण के व्यायाम में श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रण में रखा जाता है और उसको नियम पूर्वक खींचा और निकाला जाता है। इससे फेफड़ों की क्रिया उत्तम रीति से होने लगती है और उनकी शक्ति बढ़ती है। यही कारण है कि प्रत्येक आसन के साथ श्वास को नियंत्रित रीति से लेने और छोड़ने का आदेश दिया गया है। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें जिस प्रकार ग्रहण करने का प्रयत्न किया जाता है, वैसे ही विसर्जन या मल निष्कासन का भी ध्यान रखा जाता है। जो लोग केवल खाने और पचाने की क्रिया पर ही जोर देते हैं और मल निष्कासन के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखते, वे भी अंत में रोगों के चंगुल में ही फंसते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिए जितना आवश्यक ग्रहण करना अर्थात एसिमिलेशन है, उतना ही महत्वपूर्ण निष्कासन अर्थात एलिमिनेशन भी है। यदि मल निष्कासन की क्रिया ठीक नहीं होगी, तो गंदगी पैदा करके रक्त को अशुद्ध कर देगी, जिससे स्वास्थ्य कभी ठीक हो ही नहीं सकेगा। आसनों में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि अन्य अंगों के साथ मल निकालने वाली आंतों और गुर्दे आदि का भी ऐसा व्यायाम हो जाए कि वे मल मूत्र आदि को उचित रीति से निकालते रहें। आसन व्यायाम में एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उसके द्वारा हमारे शरीर के भीतर उन गिल्टियों अर्थात ग्लैंड्स पर भी प्रभाव पड़ता है, जिनसे कई प्रकार के रस निकलकर स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। इन गिल्टियों में गले में रहने वाली थायराइड और अमाशय के नीचे रहने वाली क्लोम का उल्लेख किया जा सकता है। प्रथम ग्रंथि के रस से वृद्धावस्था देर से आती है
और दूसरी का रस मूत्राशय को निरोग रखता है। इसके सिवा शरीर के भीतर अन्य छोटी-छोटी गिल्टियां हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है और वे एक ऐसा रस निकाला करती हैं जो रक्त के साथ मिलकर उसकी संचालन क्रिया में सहायता पहुंचाता है। इन गिल्टियों को अंतःस्राव ग्रंथि या डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं और यदि वे अपना कार्य उचित रीति से ना करें तो हमारा रक्त संचालन सदोष हो जाएगा और स्वास्थ्य कदापि ठीक नहीं रह सकेगा। आसन व्यायाम में अंगों को विभिन्न रीति से मोड़कर इन्हीं अंतःस्थिति अंगों, संस्थानों और गिल्टियों पर दबाव डाला जाता है, उनको गतिशील बनाया जाता है, जिससे वे अपना कार्य उपयुक्त रीति से करने लगते हैं और ग्रहण तथा विसर्जन की क्रिया ठीक रहकर स्वास्थ्य सुदृढ़ बनता है। यौगिक व्यायाम और उसका तात्विक आधार। व्यायाम पद्धति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर पर अधिक दबाव डालने वाले या बहुत अधिक थका देने वाले भारी व्यायाम पहलवानों या फौजी आदमियों के लिए भले ही उपयुक्त हो, पर जो साधारण व्यक्ति अपना व्यापार, नौकरी या मजदूरी नित्य नैमित्तिक कार्य करते हुए स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से चौथाई या आधा घंटा ही इस कार्य में लगा सकने की स्थिति में हैं, उनके लिए सर्वथा भिन्न प्रकार के ऐसे हल्के व्यायामों की आवश्यकता है, जिससे शरीर के विभिन्न कार्य यथा नियम संचालित होते रहें। इस दृष्टि से विचार करने पर शरीर तत्व विशारदों ने योग मार्ग की कुछ क्रियाओं को, जिनमें आसन और प्राणायाम ही मुख्य हैं, विशेष रूप से उपयोगी पाया है। यद्यपि प्राचीन काल में इनका आविष्कार आत्मिक उन्नति के लिए शरीर को स्वस्थ और निरोग दशा में बनाए रखने की दृष्टि से ही किया गया था और इसलिए अभी तक अनेक अनजान लोग इन्हें साधु और जोगियों के मतलब की चीज ही समझते हैं, पर उनकी ऐसी मान्यता एक भ्रम ही है। स्वास्थ्य विद्या विशारदों ने इन क्रियाओं को शारीरिक अंगों को ठीक दशा में रखने के लिए बहुत लाभदायक पाया है और उनमें से बहुत सी क्रियाओं को कुछ परिवर्तन करके सर्वसाधारण के उपयोगी बना दिया है। आजकल इन यौगिक व्यायामों का अभ्यास कितने ही साधारण मनुष्य व्यक्तिगत रूप से ही नहीं करते, वरन बहुसंख्यक स्कूलों में विद्यार्थियों को उनका सामूहिक रूप से अभ्यास कराया जाता है। भारत के अतिरिक्त विदेशों के विद्वानों का भी ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है। यूरोप, अमेरिका के विद्यालयों में भी विभिन्न शारीरिक अंगों तथा श्वास यांत्रिकी क्रियाओं के सुधार के लिए इनका अभ्यास कराया जाता है। इन यौगिक व्यायामों का विशेष महत्व इस कारण से है कि उनका आधार कृत्रिम नहीं, वरन प्राचीन काल के मनुष्यों ने उनका आविष्कार प्रकृति का निरीक्षण करके ही किया है। योग ग्रंथों में कहा गया है कि जीव जगत में जितनी योनियां अर्थात श्रेणियां हैं, उतनी ही संख्या आसनों की है। इनका अधिकार करने वाले ऋषि मुनि सब प्रकार के जीव, जंतु, वनस्पति आदि के कार्यकलापों का निरीक्षण अपनी सूक्ष्म दृष्टि से करते थे। उन्होंने अनुभव किया कि वे जीव जंतु बिना किसी विशेष साधन या सामग्री के जीवन यापन करते हुए केवल प्रकृति की सहायता से सब प्रकार स्वस्थ, सशक्त और कार्यक्षम बने रहते हैं, जबकि मनुष्य प्रकृति से दूर हट जाने के कारण तरह तरह की आदि व्याधियों में ग्रस्त रहता है। इसलिए उन्होंने विभिन्न पशु पक्षियों के बैठने तथा शारीरिक अंगों को खींचने तथा ढीले करने के ढंग से ऐसी विधियां खोजकर निकाली जिनसे विभिन्न अंगों का व्यायाम और विश्राम का उद्देश्य पूरा हो सके और उन पर किसी प्रकार का कुप्रभाव न पड़कर उनकी क्रिया शक्ति की वृद्धि हो सके। आसनों की 5 श्रेणियां। इस प्रकार जिन योगासनों का प्रचार प्राचीन काल में किया गया था,
वे मुख्यतः 5 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। पहला, वे आसन जो विभिन्न प्रकार के प्राणियों के रहन-सहन और उठने-बैठने के ढंग के आधार पर निकाले गए हैं, जैसे भुजंग, शलभ, मयूर, बक, कुक्कुट, मकर, उष्ट्र, हंस, काक, मत्स्य, कूर्म, सिंह, वृश्चिक आदि। दूसरा, कुछ आसन विशेष पदार्थों की आकृति से मिलते-जुलते होने के कारण उनके नाम से प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे हल, धनुष, चक्र, वज्र, शिला, नौका आदि। तीसरा, कई प्रकार की वनस्पतियों और वृक्षों के अनुकरण पर भी कुछ आसनों का आविष्कार किया गया है, जैसे पद्मासन, लता आसन, ताड़ासन, वृक्षासन आदि। चौथा, जो आसन शरीर के विशेष अंगों को पुष्ट बनाने या निरोग करने के उद्देश्य से प्रचलित किए गए हैं, उनका नामकरण उन अंगों के नाम पर ही कर दिया गया है, जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, गर्भासन, एकपाद, ग्रीवासन, हस्तपादासन आदि। पांचवा, कुछ आसन व्यक्ति विशेष के नाम पर भी प्रसिद्ध हो गए हैं, जैसे मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, महावीर आसन, ध्रुव आसन आदि। आसनों का प्राकृतिक स्वरूप। पशु-पक्षियों के रहन-सहन का यदि हम साधारण रूप से निरीक्षण करें और उनकी खास-खास क्रियाओं को ध्यान से देखें, तो इस प्रकार के आसनों का मूल आधार समझ में आ सकता है। उदाहरणार्थ, कुत्ता जब सुस्त पड़ा रहता है, तो ताजगी और स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए प्राय एक बार आगे के पैरों पर और दूसरी बार पिछले पैरों पर जोर डालकर अपने बदन को खूब जोर से आगे-पीछे की तरफ खींचता है। इससे उसके शिथिल स्नायु उत्तेजित होकर सक्रिय बन जाते हैं और रक्त का संचार बढ़ जाता है। इसी तरह अन्य पशु-पक्षी भी समय-समय पर अपने स्नायुओं पर तनाव डालकर स्फूर्ति प्राप्त किया करते हैं। बिल्ली जब सोकर उठती है, तो अपने पैरों को कुछ नजदीक लाकर उनकी नसों को तानती है, जिससे उसकी पीठ का मध्य भाग ऊंचा उठ जाता है। ऐसा करने से उसकी सुस्ती दूर होकर वह चैतन्य हो जाती है और फुर्ती से अपना काम करने लगती है। इसी प्रकार बंदर, हिरण, सिंह, रीछ आदि पशु समय-समय पर ऐसी क्रियाएं और चेष्टाएं करते रहते हैं, जिससे उनका शरीर पूर्णतः सक्रिय रहता है और चर्बी नहीं बढ़ने पाती। बंदर जब एक मकान से दूसरे मकान पर कूदता है या सिंह जब अपने शिकार पर झपटता है, तो देखा जाता है कि वे झपटने की विपरीत दिशा में अपने स्नायुओं और पेशियों को खींचते हैं। जितनी लंबी छलांग लगानी होती है, उतनी ही पीछे की ओर जोर डालते हैं। फिर कूदने की चेष्टा में एकदम पेशियों को ढीला छोड़कर आगे की तरफ दबाव डाल देते हैं। जिस प्रकार बाढ़ छोड़ने के लिए धनुष की डोरी को पीछे की ओर जोर से खींचा जाता है, तो वही डोरी छोड़ने पर उतने ही जोर का दबाव आगे की तरफ डालती है और बाण को दूर फेंक देती है। इसी प्रकार पीछे की तरफ खिंची हुई मांसपेशियां और नसें समस्त शरीर को आगे की तरफ फेंक देती हैं। इसी प्रकार प्राचीन अन्वेषकों ने सर्प, मत्स्य, मयूर, ऊंट आदि की गतिविधियों का निरीक्षण किया और उनकी विशेषताओं पर ध्यान देकर कई लाभदायक आसनों को खोज निकाला। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि मोर का पाचन संस्थान बड़ा प्रबल होता है और वह सांप तथा अन्य कठोर वस्तुओं को सहज में पचा डालता है। इस आधार पर मयूर आसन की कल्पना करके मनुष्य के पाचन संस्थान, छाती और भुजाओं की उन्नति की विधि निकाली गई। सांपों के विषय में किंवदंती है कि उनका वीर्य सर में एकत्रित होकर वहां पर एक प्रकार की चमक उत्पन्न कर देता है। इस आधार पर भुजंग आसन का आविष्कार किया गया, जिससे जठराग्नि का उद्दीपन होकर
वीर्य वृद्धि में काफ़ी सहायता मिलती है। शरीर तत्वविदों ने एक और ऐसी खोज की है जिससे आसनों की वैज्ञानिकता सिद्ध होती है। जीव जगत की विभिन्न योनियों को पार करने के बाद अंत में प्रकृति ने मानव शरीर की रचना की है। जैसे किसी यात्रा की मंजिल तय करने वाले की अनुभूति में केवल मंजिल का ही ध्यान नहीं रहता, वरन संपूर्ण मार्ग के प्रधान दृश्यों की प्रतिछाया भी सूक्ष्म रूप से उसकी अनुभूति में स्थिर रहती है। उसी प्रकार मानव गर्भ में प्रत्येक योनि की मुख्य विशेषताएं भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहती हैं। गर्भावस्था में मनुष्य की जो सबसे प्रथम आकृति होती है और फिर क्रमशः परिवर्तन होते हुए जिस प्रकार उसका रूपांतर होता जाता है, उसका निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों का कथन है कि गर्भस्थ भ्रूण के ये विभिन्न रूप कीड़ा, मछली, मेंढक, बंदर आदि अनेक प्राणियों की तरह दिखाई पड़ा करते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर योगियों में यह मान्यता हो गई है कि जिस प्रकार जगत में 84 लाख योनियां हैं, उसी प्रकार आसनों की संख्या भी उतनी ही हो सकती है। उपयोगिता और लाभ की दृष्टि से योगियों ने उनमें से 84 आसन अपने अभ्यास के लिए छांट लिए हैं, पर सर्वसाधारण के लिए इन 84 आसनों का भी उपयोग नहीं है। इनमें से कई आसन तो विशेष कष्ट साध्य होने से साधारण लोगों के लिए अनुपयुक्त हैं और कुछ लंबे समय तक ध्यान करने के लिए उपयोगी हैं। इसलिए हमने इस पुस्तक में उन 20-25 आसनों का ही परिचय दिया है जो स्वास्थ्य रक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं और बाहरी तथा भीतरी शारीरिक अंगों पर हितकारी प्रभाव डालते हैं। आसनों की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे जीव जगत की स्वाभाविक प्रक्रियाएं तथा चेष्टाएं हैं। कृत्रिम व्यायामों की तरह उनमें कोई ऐसी बात नहीं जो एक अंग को लाभ पहुंचाने के साथ दूसरे अंग को किसी प्रकार की हानि पहुंचा सके। जिस प्रकार दंड बैठक, मुग्दर आदि भारी व्यायामों को अधिक करने से मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है, उनमें अधिक परिमाण में रक्त एकत्रित हो जाता है। रक्त की अधिकता होने से मज्जातंतु फट जाते हैं और स्नायु तथा मांसपेशियां थोड़े ही समय में कड़ी पकड़कर निष्क्रिय हो जाती हैं। इसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की शारीरिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं और स्वास्थ्य की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। इसके विपरीत आसनों का तथा अंग संचालन का व्यायाम ऐसा होता है जैसे कि एक नवजात शिशु हाथ पैरों को स्वभावतः ही चलाता और फेंकता रहता है, जिससे उसकी जीवनी शक्ति बढ़ती है और शरीर का विकास होता है। शारीरिक व्यायाम एक प्राकृतिक आवश्यकता है और इसका स्वाभाविक रूप स्नायुओं तथा मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न करना तथा शिथिलीकरण ही है। इससे उन पर अनावश्यक दबाव ना पड़कर उनकी क्रिया शक्ति बढ़ती है। इससे शरीर के विभिन्न अंग पर्याप्त समय तक अपना कार्य उचित रूप से करते रहने में समर्थ होते हैं और मनुष्य को स्वास्थ्य युक्त दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। इसके आगे क्रमशः अगले ऑडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वाङ्मय अथवा साहित्य शब्द विचार और भावना का दिव्य संग्रह। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें और गुरुवाणी को जन जन तक पहुंचाएं। हृदय से आभार।